हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड सी एस जेडी सलूजा वेलकमिंग यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोगों ने जैसा लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन की 7 केस स्टडीज़ को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, आज उस पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेशन चैप्टर की रिमेनिंग 7 केस स्टडीज़ को और कवर करेंगे। मैं आपसे वापस से याद दिलवा दूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो केस स्टडीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पर्टिकुलर केस स्टडीज़ आईपीसीसी सीए इंटरमीडिएट के स्टडी मैट की हैं। ये पर्टिकुलर केस स्टडीज़ आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं जो आपके स्टडी मैट में ही दी होती हैं। तो उन्हीं पर्टिकुलर केस स्टडीज़ को मैं यहाँ पे इलैबोरेट करने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पहले वाली इनकॉर्पोरेशन की वीडियो देख ली थी, उसके बाद ही आप ये देख रहे हो, क्योंकि इन कंटिन्यूएशन देखोगे तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की पर्टिकुलर वीडियो को। और सबसे पहले एक केस स्टडी आपके सामने दी हुई है और उस केस स्टडी के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। कहते हैं लिखा है अनुष्का सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लिमिटेड। कहते हैं कंपनी है जिसका नाम है अनुष्का सिक्योरिटी इक्विपमेंट लिमिटेड। कहते हैं इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीसीटीवी कैमरास। कहते हैं ये पर्टिकुलर कंपनी है, ये सीसीटीवी कैमरा जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। कहते हैं इट हैज़ रेज्ड ₹100 करोड़ थ्रू पब्लिक इशू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स फॉर स्टार्टिंग 1 मोर यूनिट ऑफ सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग। कहते हैं क्योंकि इसने पब्लिक इशू किया, जो प्राइवेट कंपनी को तो अलाउड नहीं है, तो ये कंपनी पब्लिक कंपनी है। और अगर आप इसके नाम से भी देखें तो देखिए इसके नाम में कहीं भी प्राइवेट वर्ड नहीं लिखा। इसका मतलब ये पब्लिक ही कंपनी होगी, क्योंकि अगर कंपनी प्राइवेट होती तो यहाँ पे प्राइवेट वर्ड मेंशन होता। ठीक है। तो कहते हैं एक पब्लिक कंपनी है और इस पब्लिक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए रेस किए हैं पब्लिक से थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर स्टार्टिंग 1 मोर यूनिट ऑफ सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब जब इन्होंने पैसा रेस किया तो इन्होंने बताया होगा अपना पर्पस, प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया होगा कि इन्होंने पैसा क्यों रेस किया। फंड्स रेस करने का मेन पर्पस है सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग की एक नई यूनिट लगाने का। ठीक है। कहते हैं इट हैज़ यूटिलाइज्ड ₹10 करोड़ एंड देन इट रियलाइज्ड दैट इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज़ नो पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटी on import of CCTV cameras, hence imported cameras from China are cheaper than its manufacturing। कहते हैं 100 करोड़ रुपए की फंडिंग रिसीव की, उसमें से 10 करोड़ खर्च भी कर दिया। और 10 करोड़ खर्च करने के बाद कंपनी को ऐसा लगता है कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, सीसीटीवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो उनकी है, जो वो सीसीटीवी कैमरास बना रहे हैं, इसका फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन नहीं है। क्यों एक्सपेंशन नहीं? उनके पास एक जस्टिफाइड रीज़न है। जस्टिफाइड रीज़न वो ये कह रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हुई थी इम्पोर्टेड कैमरास पे, जिसकी वजह से होता क्या था कि अगर हम चाइना से कैमरा इम्पोर्ट करते थे सीसीटीवी कैमरा, तो वो महंगा पड़ता था, तो लोग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड का कैमरा परचेज करते थे क्योंकि उनको वो चीपर पड़ता था। लेकिन अभी 10 करोड़ खर्च भी हो गए हैं, यूनिट एस्टैब्लिश भी हो गई है ऑल्दो, अब कंपनी को ये पता लगता है कि गवर्नमेंट ने सीसीटीवी कैमरास पे इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी है, जिसकी वजह से अब जो इंडिया में कैमरा ये कंपनी बना रही है ये महंगा हो गया और फॉरेन से इंपोर्ट करने वाला, चाइना से इंपोर्ट करने वाला कैमरा सस्ता हो गया। अब जब इंपोर्ट करने पे आपको कैमरा सस्ता मिल रहा है तो लोग इंडियन प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि वो इंपोर्टेड कैमरा परचेज कर लेंगे। ठीक है। अब कंपनी के साथ दिक्कत यह है कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए रेस किए थे, जिसमें से सिर्फ 10 करोड़ खर्च हुए हैं उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कंपनी ने पैसा रेस किया था। अब रिमेनिंग जो 90 करोड़ है वो कंपनी के पास अभी स्पेयर पड़ा हुआ है। कंपनी उसको कैसे यूटिलाइज करे? कंपनी के पास क्वेश्चन आया, नाउ इट वांट्स टू यूटिलाइज। कंपनी कहती है कि कंपनी उस 90 करोड़ के अमाउंट को यूज करना चाहती है इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बिजनेस। कंपनी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा की मैन्युफैक्चरिंग में उनको कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा। बाय एडिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और कंपनी अपने एमओए में ऑल्ट्रेशन करके एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहती है कि कंपनी अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बिजनेस करना चाहेगी। ठीक है। डज द कंपनीज एक्ट अलाउ सच चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स? अब आपसे पूछा गया कि क्या कंपनीज एक्ट में एज सच चेंजेस अलाउड हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में? इफ नॉट देन व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू कंपनी? अगर अलाउड नहीं है तो आप क्या एडवाइस करोगे? इफ यस, और अगर अलाउड है तो देन गिव स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो आपको बताना है कि क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएं जिससे कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी ऐड हो जाए और उस रिमेनिंग अमाउंट को भी हम यूज कर सकें। आइए देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले देखिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं तो सब सेक्शन 8, सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ध्यान से देखिएगा, अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आउट ऑफ द मनी सो रेज्ड। कहते हैं अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी ने पब्लिक से कुछ फंड्स रेज किए हैं प्रोस्पेक्टस इशू करके, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने प्रोस्पेक्टस में चीजें मेंशन की होंगी कि किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो पैसा रेज कर रहे हैं। शैल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट
ऐसी कंपनी जिसने प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से फंड रेज किए हुए हैं वो अपने ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं कर सकती for which it raised the money through prospectus unless and until a special resolution is passed by the company. कहते हैं बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर कंपनी के पास अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है और अब वो अपना अनयूटिलाइज्ड अमाउंट किसी और पर्पस के लिए खर्च करना चाहती है तो पहले कंपनी को एसआर पास करना होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ और क्या करना होगा, एक तो एसआर की रिक्वायरमेंट हो गई, सेकेंड नंबर पे द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल आल्सो बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश and one in vernacular language, that is local language, which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated and shall also be placed on the website of the company if any, indicating therein justification for such change. कहते हैं एसआर तो पास होगा ही होगा, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एसआर की जो डिटेल्स हैं कि पहले पैसा कितना अनयूटिलाइज पड़ा है, कितना अमाउंट रिसीव किया था, कितना अनयूटिलाइज्ड है, अब किस पर्पस के लिए खर्च करना चाहते हो, उसके में बिजनेस की ग्रोथ कैसी है, क्या रीज़न है आपका कि आपने पुराना वाला ऑब्जेक्ट चेंज करने की बात कही है या अपना पुराना वाला पैसा आप किसी और ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हो। तो फर्स्टली तो आपको एक एसआर पास करना है। एसआर पास करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर एसआर की और अदर डिटेल्स आपको एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी है, और एक न्यूज़पेपर नहीं बल्कि दो न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो उस पर्टिकुलर, और ऐसे न्यूज़पेपर में आपको वो पब्लिश करना है जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे जो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है वहाँ पे आपको इसको पब्लिश करना है, ठीक है। एंड शेल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी की बिल्कुल प्रॉपर रनिंग वेबसाइट बनी हुई है तो उसमें भी आपको ये पर्टिकुलर एसआर के बारे में बताना होगा। साथ ही साथ जस्टिफिकेशन बताना होगा कि आप ऐसा चेंज क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। एंड द डिसेंटिंग शेयर होल्डर शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बाय द प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैविंग कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशंस। कहते हैं कि इस प्रपोज्ड चेंज की वजह से, देखो ध्यान से, शेयर होल्डर ने पैसा तो लगाया था सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। अब जिन लोगों ने ये सोच के पैसा लगाया था कि सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे पैसा लगने जा रहा है, उनके साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि अब तो ये पर्टिकुलर पैसा उस पर्टिकुलर यूनिट में लग ही नहीं रहा। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन ये दिया गया, ये बोला गया कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो इस पर्टिकुलर, देखो एसआर पास करने के लिए तो 75% की अप्रूवल चाहिए। अब यहाँ ऐसे बोला गया कि अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो इस चेंज से सेटिस्फाइड नहीं है और वो डिसेंटिंग है, मतलब उसने अलाउ नहीं किया, तो इसको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इस स्कीम से बाहर निकल जाए और उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। और जो ये एग्जिट होगी, दिस शुड बी अलाउड बाय द प्रमोटर्स एंड इट शुड बी एज पर सेबी रेगुलेशंस इफ दे आर एप्लीकेबल। और एप्लीकेबल यहाँ पे हम ऐसे बोल रहे हैं कि इन्होंने ये बोला कि जो सेबी की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये एग्जिट रूट एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। फिर कंपनी विल हैव टू फाइल अ कॉपी ऑफ एसआर विद आरओसी एंड ही विल सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। कंपनी इस एसआर की कॉपी आरओसी में सबमिट करेगी और आरओसी में सबमिट करने के बाद एमजीटी 14 में, और उसके बाद वहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर सर्टिफिकेशन आएगी फ्रॉम आरओसी। ध्यान से सुनिएगा, ऑल्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर द सर्टिफिकेट बाय आरओसी। जब तक आरओसी इसको अप्रूव नहीं कर देता, जब तक टिल आरओसी नॉट अप्रूव्ड, जब तक आरओसी इस चीज को अप्रूव नहीं कर देता तब तक ये पर्टिकुलर ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। लुकिंग एट द अबव प्रोविजन, अब अगर हम ऊपर वाले प्रोविजंस की बात करें तो वी कैन से दैट कंपनी कैन ऐड द ऑब्जेक्ट ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इन इट्स मेमोरेंडम एंड डाइवर्ट पब्लिक मनी इनटू दैट बिजनेस, बट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस इट विल हैव टू कंप्लाई विद द अबव रिक्वायरमेंट। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती, तो हम ये बोलेंगे कि कर तो सकती है, बट उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स उठाने हैं वो उठाने पड़ेंगे। लाइक सबसे पहले एसआर पास करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग करवानी पड़ेगी, रीज़न देना होगा, जो शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एग्जिट रूट देना होगा, उसके बाद आरओसी के पास एसआर पास करना होगा, फाइल करना होगा, आरओसी की अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद ही ऑल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाएगी। इसके अलावा मैं अगर छोटे छोटे स्टेप्स और बताऊँ तो बट ऑब्वियस बात है कि एसआर से पहले बीआर भी पास होगा, फिर दूसरी चीज़ बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद ही एसआर आएगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब ये कंपनी चेंजेस करेगी तो उसके मेमोरेंडम की कॉपीज़ भी अब चेंज होंगी, तो सारे पुराने मेमोरेंडम हटाए जाएंगे और ऑल्ट्रेशन के बाद नए मेमोरेंडम प्रिंट कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। कहते हैं लिखा है मंगलू एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। तो कहते हैं कि मंगलू और उसके कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने कंपनी रजिस्टर कराई विद द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कहते हैं लिखा है टैक्समैन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क,
कहते हैं जो ये वर्ड टैक्समैन है ना, ये रजिस्टर्ड है। आपने भी देखा बहुत सारी बुक्स आती हैं टैक्समैन की, बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस भी है। कहते हैं आफ्टर 5 years व्हेन द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क केम टू नो अबाउट द सेम, इट फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद रिलेवेंट अथॉरिटी। कहते हैं कि जो मंगलू और उसके दोस्त थे, उन्होंने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की विद द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। और टैक्समैन एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, लेकिन जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क टैक्समैन का है, उनको ये बात, मतलब ट्रेडमार्क के ओनर को ये बात 5 साल के बाद पता लगी कि ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी कंपनी के नेम में टैक्समैन का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नेम आ रहा है। ठीक है, और इस वजह से उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की कि ये तो गलत है, टैक्समैन एक ट्रेडमार्क है, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो कोई एक नया पर्सन अपनी कंपनी उस नाम से नहीं बना सकता टिल द टाइम टैक्समैन उसको अलाउ ना करे। ठीक है, नाउ कैन द कंपनी बी कंपेल्ड टू चेंज इट्स नेम बाय द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क। अब ये बोला गया कि टैक्समैन क्योंकि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और टैक्समैन के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ओनर ने अगर एज सच एप्लीकेशन लगाई है रिगार्डिंग टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ कंपनी ऑफ मंगलू एंड हिज फ्रेंड्स, क्या ऐसी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? क्या टैक्समैन का ओनर कंपेल कर सकता है टू द एग्जिस्टिंग कंपनी कि वो अपना नाम चेंज कर ले? कैन द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन कंपनी चेंजेस इट्स नेम एज अ डिस्क्रिप्शन? कह रहे हैं अगर ऐसा हो सकता है, कंपेल कर सकता है कि नहीं, और अगर कंपेल नहीं कर सकता तो क्या रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो अपना नाम चेंज कर ले? तो प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्समैन है ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ये क्या है? एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, और टैक्समैन के जो ओनर हैं ये अब कह रहे हैं कि कंपेल कर सकते हैं क्या मंगलू एंड फ्रेंड्स को कि आप अपना नाम चेंज करिए कंपनी का? अगर कंपेल नहीं कर सकते, अगर कंपेल कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं? ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए बेसिकली। आई कैन स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो कहते लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम, ध्यान से मार्क करिएगा। कहते हैं सेक्शन 16 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है एक ऐसे नाम से, a company is registered by a name which in the opinion of the central government यहाँ पे RD regional director, ठीक है, is identical with the name by which a company had been previously registered, it may direct the company to change its name। यहाँ ये बोला गया, सेक्शन 16 में ये बोला गया कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, रजिस्टर्ड है, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको ये पता लगता है कि ऑलरेडी कोई कंपनी पहले भी थी जो इसी नाम से रजिस्टर हो गई है। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है, कभी टेलीफोनिक जैसे हम बोलते हैं कि वोकल टर्म्स में कंपनी का नाम सेम लगता है, लाइक रिलायंस, अब RELIANC लिख दो या RELIENC लिख दो, तो एक कॉमन मैन के लिए वैसे तो स्पेलिंग चेंज हो गई बट उसका प्रोनाउंसिएशन इज बिल्कुल सिमिलर। तो इन दैट सिचुएशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी ऐसा लगता है, मतलब RD को कभी ऐसा लगता है कि आइडेंटिकल नेम से 2 कंपनी रजिस्टर हो गई हैं, तो जो बाद में कंपनी रजिस्टर हुई है उसका नाम चेंज करने के लिए वो उसको कंपेल कर सकता है। मतलब RD नोटिफिकेशन इशू करेगा, नोटिस दे देगा और बोलेगा आप अपना नाम चेंज करिए। ठीक है, डायरेक्शन इशू कर देगा, इट मे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। देन द कंपनी शैल बाय पासिंग एन OR चेंज इट्स नेम विद इन 3 months। और ऐसी सिचुएशन में अगर RD ये डायरेक्शन दे दे कि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कंपनी सेम नाम से रजिस्टर्ड है पहले से, तो जो नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसको अपना नाम चेंज करना होगा विद इन 3 months बाय पासिंग एन OR पास होगा और 3 महीने के अंदर अंदर उसको अपना नाम चेंज करना होगा। ठीक है, दूसरी बात फिर देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इज आइडेंटिकल विद अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क and the owner of that trademark apply to the central government, again RD, within 3 years of incorporation of registration of the company। कहते हैं यहाँ लिखा है कि 3 साल, मतलब जो मंगलू की कंपनी बनी थी टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, उसको इनकॉर्पोरेट हुए हमारे क्वेश्चन में 5 साल हो चुके हैं, बट लॉ में यहाँ पे सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और उस कंपनी का नाम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता है, तो इन दैट सिचुएशन जो ट्रेडमार्क का ओनर है अगर वो चाहे तो वो RD में एप्लीकेशन लगा के, अगर उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए अभी 3 साल नहीं हुए हैं तो 3 साल के अंदर अंदर वो उसका नाम चेंज करवा सकता है। इट मे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो देन द कंपनी शैल चेंज इट्स नेम बाय पासिंग एन अगेन OR विद इन 6 months। ठीक है, OR पास करिए और 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा चेंज करवा लीजिए। तो मतलब यहाँ सेक्शन 16 में दो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, 2 सिचुएशन एक्सप्लेन की गई हैं। पहली सिचुएशन कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और उसका नाम किसी दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल है,
तो इन दैट सिचुएशन आरडी की नोटिस में अगर ये बात आएगी या कोई नोटिस में लाएगा तो आरडी यहाँ पे क्या करेगा, नाम चेंज करवा देगा बाद में हुई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी की। अगर ऐसा वो ऑर्डर देता है तो इन दैट सिचुएशन 3 महीने के अंदर ओआर पास करिए, कहानी खत्म करिए, नाम चेंज करिए। दूसरी सिचुएशन जो हमारे केस में है कि अगर कोई पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर को ये पता लगता है कि उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से किसी ने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के विद इन 3 ईयर्स वो क्वेश्चन रेज कर सकता है और वो आरडी के थ्रू उस कंपनी का नाम चेंज करवा सकता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 3 साल नहीं 5 साल हो चुके इनकॉर्पोरेशन हुए, टाइम था 3 साल का। अब ध्यान से देखिएगा, कहते कंपनी शैल गिव नोटिस टू आरओसी अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ऐसा होता है तो, अगर नाम चेंज करवाना पड़ जाए तो कंपनी क्या करेगी, कहते कंपनी इस नोटिस के बारे में शैल गिव नोटिस टू आरओसी अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। कंपनी को अपना नाम चेंज करना होगा। कंपनी अपना नाम चेंज करने के बाद आरओसी को आरडी का लेटर लगा के 15 दिन के अंदर अपने नए नाम का इंटीमेशन देगी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट कंपनी एंड डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स दे विल बी पनिशेबल। अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट तो कंपनी और साथ ही साथ जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर है दे विल बी हेल्ड पनिशेबल। ठीक है, मतलब नाम चेंज करना है ओआर पास करके विद इन 6 मंथ्स। जब नाम चेंज हो जाएगा तो इसके बारे में आरओसी को इंटीमेट करिए विद इन 15 डेज। ठीक है, कहते हैं नाउ इन द गिवन केस द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज फाइलिंग ऑब्जेक्शन आफ्टर 5 years of registration of a company with a wrong name, while it should have filed the same within 3 years. Therefore the company cannot be compelled to change its name. क्योंकि 3 साल एक्सपायर हो चुके हैं तो अब आप उस कंपनी को कंपेल तो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या और कुछ कर सकते हैं, क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ एज पर सेक्शन 13 कंपनी कैन एनी टाइम चेंज इट्स नेम। अगर हम सेक्शन 13 को रेफर करें तो वहां लिखा है कि कंपनी अगर खुद अपना नाम चेंज कभी करना चाहे तो कर सकती है बाय पासिंग अ एसआर एंड टेकिंग अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और अप्रूवल ले ले आरडी से। ठीक है, Therefore, if the owner of registered trademark request the company, यहाँ आरओसी भी हो सकता है। ठीक है, कहते हैं नाउ इफ ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी फॉर चेंज ऑफ इट्स नेम एंड द कंपनी एक्सेप्ट्स द सेम। अब ये तो मंगलू और उसके दोस्तों की अच्छाई होगी, उनका बड़प्पन होगा कि टैक्समैन की रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका नाम हमारे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम है इवन, क्योंकि आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, हमारे केस स्टडी में 5 साल हो चुके हैं, तो हम आपको कंपेल तो नहीं कर सकते बट हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दीजिए क्योंकि सेक्शन 13 में ऐसा करना अलाउड है। अब अगर मंगलू और उसके दोस्त इस चीज़ के लिए एग्री कर जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो ये कंपनी का नाम एज इट इज़ चलेगा, टैक्समैन के रजिस्टर्ड ओनर इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड केस स्टडी। कहते हैं ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहते देखिए पराग कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड इज अ लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। कहते हैं कंपनी है पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ग्रो कर रही। वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मिस्टर पराग हैज बीन साइनिंग ऑल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी फॉर मेनी ईयर्स। और कहते हैं कि पराग कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड में एक डायरेक्टर है मिस्टर पराग, और मिस्टर पराग जो है सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे कंपनी के बिहाफ पे साइन करते हैं बहुत सालों से। मतलब कंपनी के कर्ता धर्ता एक तरीके से मिस्टर पराग है, वही सारे डीड्स पे साइन कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन किसी को अपॉइंट कर सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं ऑल द पार्टीज हु हैव एवर डील विद द कंपनी नो मिस्टर पराग वेरी वेल। कहते हैं कंपनी के साथ जिसने भी आज तक कभी भी डील की है तो मिस्टर पराग को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मिस्टर पराग उस पर साइन करते थे कंपनी के बिहाफ पे। नाउ कंपनी हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ रिनोन्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। कहते हैं जो ये पराग कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, ये पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कहते हैं इस कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ रिनोन्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, नाउ पराग कंस्ट्रक्शंस विल डू कंस्ट्रक्शन फॉर दिस साइट इन पार्टनरशिप विद अ लोकल कॉन्ट्रैक्टर हुज नेम इज फिरोज भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं एक तो सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है, सॉफ्टवेयर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को। ठीक है, और पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा इन पार्टनरशिप विद फिरोज भाई। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला है पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को, लेकिन जो कंप्लीशन होगा वो 2 लोग मिलकर करेंगे, पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंड फिरोज भाई। ठीक है, नाउ मिस्टर पराग साइंड पार्टनरशिप डीड विद फिरोज भाई ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिकॉज ही हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई, पार्टनरशिप तो हुई क्योंकि कंस्ट्रक्शन दोनों लोग करेंगे, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला, पराग को। ठीक है, पराग और फिरोज भाई के बीच में पार्टनरशिप हुई क्योंकि पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक कंपनी है, उसके बिहाफ में मिस्टर पराग जैसा पहले से करते आ रहे थे उन्होंने साइन कर दिया। ठीक है, लेटर इन अ डिस्प्यूट
कंपनी डिनाइड टू एक्सेप्ट लायबिलिटी एज अ पार्टनर। बाद में इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। जब डिस्प्यूट हुआ तो फिरोज भाई ने क्वेश्चन रेज किए। पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने बोला कि मिस्टर पराग एक अलग पर्सन है, बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अलग है और मिस्टर पराग अलग है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जब मिस्टर पराग ने पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बिहाफ पे पार्टनरशिप डीड पे साइन किया था, तो क्या पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड सच में अपनी लायबिलिटी से बच सकती है? अब यहाँ पे कैन द कंपनी डिनाई इट्स लायबिलिटी एज अ पार्टनर? अब क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी अपनी स्टेप से पीछे हट सकती है? अब दिक्कत समझिएगा। अगर पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन चाहे तो किसी को अथॉरिटी दे सकती है कि मिस्टर पराग हमारे बिहाफ पे साइन करें। कॉमन सील होती थी 1956 में, मैंडेटरी होती थी, 2013 में मैंडेटरी नहीं है। 2013 में बोला गया कि कॉमन सील अगर नहीं है तो कंपनी के 2 डायरेक्टर्स उसको अटेस्ट कर दें। अब यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि मिस्टर पराग साइन करते आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। अब गलतियां करते आ रहे हो तो हम उस गलती को आगे सही मान लें, ये मतलब नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं मान सकते। कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर सेक्शन 22 में लिखा है कि अगर कंपनी चाहे तो वो किसी को ऑथराइज कर सकती है, किसी को अथॉरिटी दे सकती है, अपने बिहाफ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकती है। बट मिस्टर पराग के पास एज सच कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं थी। इस वजह से कंपनी के बिहाफ पे अगर मिस्टर पराग बिना एज सच एक्सप्रेस अथॉरिटी के कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उसके लिए कंपनी विल नॉट बी हेल्ड लायबल। ध्यान से पढ़िएगा कि क्यों मिस्टर पराग के साइन करने के बाद भी पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड लायबल नहीं है। ध्यान से देखिए, एज पर सेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी मे ऑथराइज एनी पर्सन एज इट्स अटॉर्नी। कहते हैं सेक्शन 22 साफ साफ है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो वो ऑथराइज कर सकती है किसी भी पर्सन को एज इट्स अटॉर्नी टू एग्जीक्यूट डीड्स ऑन इट्स बिहाफ इन एनी प्लेस आइदर इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है क्या कि ऑथराइजेशन देनी जरूरी है। कंपनी पहले ऑथराइजेशन दे, अगर ऑथराइजेशन नहीं दी हुई तो फिर इन दैट सिचुएशन कंपनी के बिहाफ पे कोई भी साइन नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, बट कॉमन सील शैल बी अफिक्स्ड ऑन हिज अथॉरिटी लेटर और द अथॉरिटी लेटर शुड बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और इट शुड बी साइंड बाय 1 डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ये हमको बिल्कुल पता है कि अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगी होगी, अगर कॉमन सील नहीं है तो कॉमन सील की जगह पर अथॉरिटी लेटर पे 2 डायरेक्टर्स साइन करेंगे। 2 डायरेक्टर्स भी अगर नहीं है तो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, कोई तो करे ना। ठीक है, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब कंपनी ने किसी को अपना ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिया, जब कंपनी ने अपने बिहाफ पे अटॉर्नी दे दी। ठीक है, दिस अथॉरिटी में आइदर बी जनरल फॉर एनी डीड्स और इट मे बी फॉर एनी स्पेसिफिक डीड। अब जो कंपनी अथॉरिटी दे रही है ये फर्दर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे सकती है, तो हम जनरल अथॉरिटी बोल देंगे, इट्स लाइक अ पावर ऑफ अटॉर्नी। और अगर वो किसी स्पेसिफिक डीड के लिए पावर देना चाहती है तो उसके लिए भी कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब अ डीड साइंड बाय सच एन अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड अंडर हिज सील शैल बाइंड द कंपनी एज इफ इट वर मेड अंडर इट्स कॉमन सील। बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं अगर कंपनी ने एज सच किसी पर्टिकुलर पर्सन को अथॉरिटी दी हुई है तो फिर कंपनी के बिहाफ पे अगर उस ऑथराइज पर्सन ने साइन किए हैं डॉक्यूमेंट्स तो कंपनी लायबल होगी। ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्या है, कहते हैं इन द प्रेजेंट केस कंपनी हैज नॉट आइदर गिवन एनी रिटन अथॉरिटी नॉट अफिक्स्ड कॉमन सील ऑफ द अथॉरिटी लेटर। अब हमारे केस में ना ही कोई रिटन अथॉरिटी है और ना ही किसी अथॉरिटी लेटर पे कॉमन सील है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है। ये क्वेश्चन में लिखा भी था, देखो लिखा इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस नहीं है। इट मीन्स दैट मिस्टर पराग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूट डीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो सेक्शन 22 का वायलेशन हो जाता है। देयरफॉर डीड्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम का मतलब यहाँ पे कौन है, मिस्टर पराग, are not binding on the company, therefore company can deny its liability as a partner। इसी वजह से हम लोग को पता होने चाहिए पहले प्रोविजन, इसी वजह से हम कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी में अपॉइंट ही करते हैं क्योंकि उसको पता है कंपनी लॉ के प्रोविजंस क्या है। और देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो ठीक बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक नई केस स्टडी, और ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं लिखा है XYZ OPC। कहते हैं XYZ एक OPC है, 1 पर्सन कंपनी है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17। 2016-17 में इस OPC की क्या हुई है, इनकॉर्पोरेशन हुई है। ठीक है, विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹45 लाख, और इसकी उस टाइम पे ऑथराइज कैपिटल कितनी रखी गई, 45 लाख रुपए। एक शेयर 10 रुपए का, 4.5 लाख शेयर। 45 लाख यहाँ पे कैसे सेग्रीगेट किए गए, तो कहते हैं 4.5 लाख शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है,
द कैपिटल वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, कहते हैं और उस टाइम पे पूरी ऑथराइज कैपिटल को सब्सक्राइब किया गया, पूरी तरीके से पेड अप कर दिया गया, ठीक है। कहते हैं टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2016-17 एंड 2017-18 वाज 2 करोड़ एंड 2.5 करोड़ रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 2016-17 में कंपनी का जो टर्नओवर था वो कितना था, 2 करोड़ रुपए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो 2017-18 में कंपनी का टर्नओवर बढ़कर हो गया 2.5 करोड़, ठीक। नाउ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, अब कंपनी के प्रमोटर ऑफ द कंपनी सीक्स योर एडवाइस बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी के प्रमोटर आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, whether XYZ, that is the OPC, can convert into any other kind of company during 18-19। अब कंपनी के प्रमोटर्स आपसे ये एडवाइस ले रहे हैं कि अगर हम कंपनी को किसी और काइंड ऑफ कंपनी में चेंज करना चाहें, लाइक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहें, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहें, या हम ऐसे कन्वर्ट करना चाहें तो क्या सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? Please advise with reference to relevant provisions of the Companies Act 2013 in the below mentioned circumstances। अब आपसे बोला गया है कि 2018-19 में प्रमोटर इस OPC को कन्वर्ट करना चाहते हैं into any other kind of company, is it allowed? तो आपसे पहली सिचुएशन पूछा गया, if promoter increases the paid up capital of the company by rupees 10 lakh during 18-19, यानी प्रमोटर कह रहे हैं कि अगर हमको कैपिटल बढ़ानी पड़ी तो 10 लाख से बढ़ा देंगे, 18-19 में 10 लाख से कैपिटल अभी 45 लाख है, बढ़ा के 10 लाख कर देंगे। या सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि इफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 18-19 वाज रुपीस 3 करोड़, और सेकंड क्वेश्चन प्रमोटर ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा टर्नओवर 18-19 में 3 करोड़ का हो जाता है तो क्या हम कन्वर्जन कर सकते हैं? अब आइए बात करते हैं यहाँ पे जरा ध्यान से। कहते ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे जब हम बात करेंगे ना तो ये एज पर रूल 3 नहीं, एज पर रूल 6। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा। कहते हैं एज पर रूल 6 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, नो ओपीसी can convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired from the date of its incorporation। कहते हैं इसमें वैसे अब अमेंडमेंट आ गई है, अब ये अमेंडेड हो गया है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपने लिखना है अगर आप मई अटेम्प्ट की स्टूडेंट हो। मई 2021 में जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए अभी यही आंसर है। अगर आप नवंबर 2021 की बात करते हो तो इन दैट सिचुएशन ध्यान रखना, तब आपको अमेंडेड आंसर लिखना होगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं मई 2021 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो मई में अपीयर होने जा रहे हैं, जून में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए भी आंसर यही होगा। अब ध्यान से कहते हैं साफ साफ लिखा है रूल 6 में कि कोई भी ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ये रूल 3 एंड 6 दोनों कह सकते हैं, इसलिए मैंने रूल 3 कटवा के 6 लिख दिया था, क्योंकि जो ये लिमिट है ना ये रूल 6 में दी हुई है। बट फिर भी कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। कह रहे लिखा एक्सेप्ट, कह रहे हैं 2 साल के अंदर मतलब ओपीसी रजिस्टर हुए अगर उसको 2 साल नहीं हुए तो वो अपने आप को कम से कम कन्वर्ट नहीं करा सकती। इसका मतलब जब तक 2 साल नहीं हो जाएंगे ओपीसी को बने हुए तब तक वो कन्वर्जन के बारे में नहीं सोच सकती। कैसा किसी भी हालत में नहीं सोच सकती। कहते हैं अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल और उसका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से बढ़ जाए तो 2 साल से पहले भी वो कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये बोला गया कि अगर ओपीसी आज रजिस्टर होती है तो वो 2 साल तक तो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर उन 2 सालों में पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से बढ़ जाती है तो इन दैट सिचुएशन कन्वर्जन पॉसिबल है। अभी देखो लिखा है नो ओपीसी कैन कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन except where the paid up share capital is increased beyond rupees 50 lakh। कहते हैं लेकिन उन्हीं 2 सालों में अगर उसकी कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए तो कन्वर्जन पॉसिबल है, और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स रुपीस 2 करोड़, और या फिर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो भी ये पॉसिबल है। ठीक है, Besides Section 18, कहते हैं इसके अलावा Section 18 of the Companies Act 2013 provides that a company of any class registered under this act may convert itself as a company of any other class under this act by alteration of memorandum and articles of the company in accordance with provision of Chapter 2 of the Act। सेक्शन 18 कहता है कि अगर इस पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और वो अपने आप के किसी और क्लास में रजिस्टर करना चाहती है, लाइक प्राइवेट पब्लिक में होना चाहती है, पब्लिक प्राइवेट में होना चाहती है, ओपीसी प्राइवेट में होना चाहती है, अगर ऐसा कुछ करना है तो सेक्शन 18 में इसके लिए अलाउ किया गया, और सेक्शन 18 में बोला गया आप अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स करिए, चेंजेस करिए, ऑल्ट्रेशन करिए, और उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं।
ठीक है। अब इन प्रोविजंस को पढ़ने के बाद बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजंस अवर एडवाइस इन द गिवन सर्कमस्टांसेस विल बी एज अंडर। क्या एडवाइस है? द प्रमोटर इंक्रीजेस द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी बाय ₹10 लाख। पहले पेड अप कैपिटल थी 45, अगर वो 10 लाख से बढ़ा देते हैं तो पेड अप कैपिटल हो जाएगी 55। क्या अब कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है? यस, ड्यूरिंग 18-19 दैट इज ₹55 लाख। पहले थी 45, 10 और बढ़ गई, टोटल हो गई 55 लाख। इन दिस सिचुएशन XYZ OPC कैन कन्वर्ट इटसेल्फ voluntarily into any other kind of company by alteration of memorandum and articles of the company in compliance with the provision of the act। अगर कंपनी चाहे तो वो कन्वर्ट कर सकती है। मतलब हमारी सिचुएशन में प्रमोटर की बात को हम मान सकते हैं। सेकंड नंबर सिचुएशन क्या थी कि टर्नओवर अगर 3 करोड़ हो जाए, ठीक है। कहते हैं द टर्नओवर ऑफ XYZ OPC ड्यूरिंग 18-19 वाज ₹3 करोड़। देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर। इन दिस सिचुएशन आल्सो OPC कैन कन्वर्ट इटसेल्फ voluntarily into any other kind of company by alteration of its memorandum and articles। तो इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन में, अब देखो कोई एक चीज भी हो जाती ना तो भी चलता, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा, वेयर द शेयर पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड्स ₹50 लाख और उसका टर्नओवर बढ़ के हो जाए या तो 2 करोड़ से ज्यादा। तो हमारे दोनों ही केसेस में, पहले केस में पेड अप शेयर कैपिटल की वजह से वो कन्वर्जन कर सकती है, दूसरे केस में टर्नओवर की वजह से वो कन्वर्जन कर सकती है, ठीक है। तो 4 केस स्टडीज तो हमारी क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे तो हम लोग अगर आपने पिछली वीडियो इनकॉर्पोरेशन की पढ़ी है तो आपको इसका आंसर बिल्कुल क्लियरली पता होगा, बट अदरवाइज फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। आइए देखें क्या लिखा है। क्या लिखा है, एक मिस्टर अशोक है हु इज अ डायरेक्टर ऑफ गामा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कहते कंपनी है गामा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और उसके डायरेक्टर है मिस्टर अशोक। Gave in writing to the company that the notice for any general meeting and of the board of directors meeting be sent to him only by registered post at his residential address at Kanpur, for which he deposited sufficient money। कहते हैं गामा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एक डायरेक्टर है मिस्टर अशोक, और मिस्टर अशोक ने इन राइटिंग कंपनी को ये बताया हुआ है कि भाई अगर कंपनी तुमको कोई भी जनरल मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नोटिस भेजनी हो तो ये मेल वेल के थ्रू ना भेजना, हमको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू मेरे रेसिडेंशियल एड्रेस कानपुर वाले रेसिडेंशियल एड्रेस पे भेजना। कंपनी ने बोला इसके लिए तो हमारे खर्चा होगा, तो डायरेक्टर कहते हैं मैं एक्स्ट्रा डिपॉजिट मनी देने को तैयार हूँ, जो ये स्पीड पोस्ट वगैरह के खर्चे हैं आप मेरे लिए उससे पैसा लीजिए, मेरे से मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। मिस्टर अशोक ने कंपनी को एक रिक्वायर्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करा दिया और उनको बोला कि हमको मेल के थ्रू ये सब ना भेजना, भेज भी देना तो कोई बात नहीं, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू मेरे रेसिडेंशियल एड्रेस जो कानपुर का है उस पर जरूर भेजना, ठीक है। द कंपनी सेंट नोटिस टू हिम बाय ऑर्डिनरी मेल अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने नोटिस जो भेजी वो ऑर्डिनरी मेल, एक मेल भेज दिया। अशोक डिड नॉट रिसीव दिस नोटिस एंड कुड नॉट अटेंड द मीटिंग एंड कंटेंटेड दैट द नोटिस वाज इम्प्रॉपर, और पोस्टिंग का सर्टिफिकेट भेज दिया। लेकिन अशोक को एज सच कोई भी नोटिस रेसिडेंशियल एड्रेस पे रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू उनको नहीं मिली, और क्योंकि उनको नोटिस नहीं मिली इस वजह से मिस्टर अशोक ने मीटिंग अटेंड नहीं करी, ठीक है। और उनका कंटेंशन ये था कि जब मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि मेरे नोटिस मेरे को पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू मेरे घर पे भेजिएगा, तो आपने क्यों नहीं भेजी। क्या मिस्टर अशोक का ये कंटेंशन वैलिड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नाउ वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर अशोक इज वैलिड। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया, विल योर आंसर बी द सेम। कहते हैं क्या दूसरी सिचुएशन ये बोली जा रही है कि क्या आपका आंसर सेम रहेगा इफ मिस्टर अशोक रिमेन्स इन USA फॉर 1 month ड्यूरिंग द नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड द मीटिंग हेल्ड। और मिस्टर अशोक US चले गए हैं, क्या आपका आंसर पूछ जाएगा अगर मिस्टर अशोक US चले जाते हैं और फिर भी वो यही कंटेंशन रेज करते हैं। आइए कहते लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, द कंपनीज एक्ट 2013, अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन रजिस्ट्रार और एनी मेंबर बाय सेंडिंग इट टू हिम by post, by registered post, by speed post, by courier, by delivering at his office or address, or by such electronic or other mode as may be prescribed. As may be prescribed like मतलब आप फैक्स कर दीजिए, अलग किसी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के थ्रू भेजना चाहें तो वैसे भेज दीजिए। कहते हैं लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन रजिस्ट्रार और एनी मेंबर। अगर डॉक्यूमेंट सर्व करना है ROC को या फिर किसी मेंबर को तो वो इन मेथड्स के थ्रू भेजा जा सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ मेंबर में रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट थ्रू अ पर्टिकुलर मोड फॉर विच ही शैल पे सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। कह रहे हैं और लिखा है कि अगर कोई मेंबर कहता है कि नहीं मेरे को एक स्पेसिफिक मोड में ही चाहिए और वो उस स्पेसिफिक मोड के लिए अलग से पैसे देने को भी तैयार है, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी को वो नोटिस उस पर्टिकुलर मेंबर को उसी मोड में भेजनी पड़ेगी, ठीक है। Thus, if a member wants the notice to be served on him only by registered post at his residential address at Kanpur, for which he has deposited sufficient money, so the notice must be served accordingly. Otherwise, service will not be deemed to have been effective.
और अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर ने ऐसा किया हुआ है कि उसने बोला हुआ है कि उसके रेजिडेंशियल एड्रेस कानपुर पे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही ये पर्टिकुलर नोटिस भेजी जाए और उसने उसके लिए अकॉर्डिंगली डिपॉजिट भी किया हुआ है सफिशिएंट मनी, तो फिर ऐसा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये गलत है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही थी अशोक का डायरेक्टर, और हम लोग नीचे लिख रहे हैं मेंबर। डायरेक्टर्स के ऊपर भी यही सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंगली, लेकिन सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कंपनी को कोई नोटिस भेजना चाहो तो वो कैसे भेजोगे, तभी हम लोगों ने उसका रेफरेंस नहीं लिया, सबसेक्शन 2 का रेफरेंस लिया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन एज आस्क्ड मे बी आंसर्ड एज अंडर। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर मैं उसका आंसर दूं तो पहला आंसर, द कंटेंशन ऑफ अशोक शैल बी टेनेबल फॉर द रीजन दैट द नोटिस वाज नॉट सेंट प्रॉपर्ली सर्व्ड। कहते हैं अशोक का जो रीज़न है वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो रीज़न वो दे रहे हैं कि हमको प्रॉपर नोटिस नहीं मिली, सारा पैसा भी दिया हुआ था, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आनी चाहिए थी, नहीं है, तो उनका कंटेंशन बिल्कुल ठीक है। इन द गिवन सर्कमस्टांसेस द कंपनी इज बाउंड टू सर्व अ वैलिड नोटिस। और अगर दूसरी सिचुएशन की बात करें कि अशोक यूएस चले गए, अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अशोक को उसके रजिस्टर्ड एड्रेस कानपुर वाले पे नोटिस भेज दे। यूएस नोटिस नहीं भेजेगी कंपनी, क्योंकि कानपुर तक भेजने की बात हुई थी, यूएस में भेजने की बात नहीं हुई थी। तब लिखा इन द गिवन सर्कमस्टांसेस द कंपनी इज बाउंड टू सर्व अ वैलिड नोटिस टू अशोक बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एट हिज रेजिडेंशियल एड्रेस एट कानपुर एंड नॉट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर अगर वो बात करेंगे तो अलाउड नहीं है। कानपुर तक भेजनी थी, कानपुर तक भेजी, आप यूएस गए हुए हो, आपको नोटिस नहीं मिली, वी आर नॉट लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो उम्मीद करता हूँ आपको बच्चे क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ से देखिए क्या लिखा है। कहते लिखा है मिस्टर नवीन इनकॉर्पोरेटेड अ ओपीसी। कहते हैं मिस्टर नवीन है और उन्होंने एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट की है, मेकिंग हिज सिस्टर नविता एज द नॉमिनी। और आपने पढ़ा है ऐसा कि ओपीसी इनकॉर्पोरेशन करते समय हमको एक पर्टिकुलर पर्सन नॉमिनी के तौर पे अपॉइंट करना होता है। तो मिस्टर नवीन ने अपनी बहन मिस्टर नविता को अपना नॉमिनी बना दिया, ठीक है। नाउ मिस नविता इज लीविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड। मिस ना होने के वो मिसेस हो गई हैं। तो मिसेस नविता अब इंडिया को परमानेंटली छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि उनकी शादी हो गई है और वो अब इंडिया को परमानेंटली छोड़ के फॉरेन में सेटल होने जा रही है। ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन इन द सेट ओपीसी। और इस वजह से नविता जो है वो अपना कंसेंट वापस लेती हैं और वो बोलती हैं कि अब मैं इस पर्टिकुलर ओपीसी में, अपने भाई की ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन पाऊंगी, ठीक है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, इफ नविता इज लीविंग इंडिया परमानेंटली इज इट मैंडेटरी फॉर हर टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन इन द सेट ओपीसी। कह रहे हैं अगर नविता परमानेंटली इंडिया छोड़कर जा रही है तो क्या उसको यहाँ पे विड्रॉल, अपना नॉमिनी का विड्रॉल करना जरूरी है? क्या वो बनी नहीं रह सकती फॉरेन कंट्री में भी रहकर अपने भाई की ओपीसी में नॉमिनी? सेकेंड, इफ नविता मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर हर मैरिज देन कैन शी कंटिन्यू हर नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी। कह रहे नविता छोड़ के तो जा रही है बट वो एनआरआई बन रही है, फॉरेन सिटीजन नहीं बन रही है, वो सिटीजन इंडिया की रहेगी, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। क्या अभी भी उसके ऊपर सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो फर्स्ट पॉइंट पे एप्लीकेबल होंगे? आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं एज पर रूल 3 एंड रूल 4 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 फॉलोइंग आर द आंसर। ध्यान से, पहले नंबर सिचुएशन पे नविता छोड़कर जा रही है इंडिया परमानेंटली, अगर ऐसी सिचुएशन पे आती है तो उसको अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? येस, इट इज मैंडेटरी फॉर नविता टू विड्रॉ हर नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी एज शी इज लिविंग इंडिया परमानेंटली। एज क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा है ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी अ नॉमिनी इन ओपीसी। कह रहे क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है रूल्स में कि एक ऐसा पर्सन जो नेचुरल हो, सर जो मिसेस नविता है वो नेचुरल पर्सन है, क्या वो इंडियन सिटीजन है एंड रेसिडेंट इन इंडिया, हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी अ नॉमिनी इन ओपीसी। जो एक इंडियन सिटीजन भी हो और साथ ही साथ एक रेसिडेंट भी हो इंडिया की, तो वो नॉमिनी बन सकती हैं। अब क्योंकि हमारे केस में जो मिसेस नविता है वो इंडियन सिटीजन तो हैं बट वो परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रही हैं, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया तो काउंट नहीं होंगी, तो इस वजह से उनको अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन सेकेंड केस में ध्यान से, yes, Navita can continue her nomination in the said OPC if she maintained the status of resident of India after her marriage by staying in India for a period of not less than 182 days during the immediately preceding financial year। और इसके बारे में आपको पता है क्योंकि आप टैक्स में भी ऑलरेडी रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़कर आए हो। और यहाँ पे भी यही लिखा है कि क्योंकि मिसेस नविता की अगर बात करें तो वो इंडियन सिटीजन तो हैं
और अगर वो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस भी मेंटेन कर लेती हैं एक पर्टिकुलर ईयर में ऑफ 182 डेज, तो इन दैट सिचुएशन वो कंटिन्यू कर सकती हैं। अब फिर ध्यान से सुनना, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये अगेन मई 2021 के लिए तो आपको यही अटेम्प्ट करना है, जून 2021 के लिए तो आपको यही आंसर लिख कर आना है। दिसंबर अटेम्प्ट की जब हम बात करेंगे, दिसंबर या नवंबर 2021 की बात करेंगे, तो यह आंसर अपने आप फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट में अमेंडमेंट आ गई है। निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी बजट में ये पर्टिकुलर 182 डेज की लिमिट को रिड्यूस कर दिया 120 दिन पे। बट उसके लिए अलग से जब वीडियो बनेगी तो उसमें देखिएगा, अमेंडमेंट्स में आपको पता लग जाएगा। बट फिर मैं आपको बता दूं, मई और जून के लिए तो आपको यही आंसर प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। नाउ कमिंग अपॉन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, और उसके बाद हमारा इनकॉर्पोरेशन का सारा केस स्टडीज कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो हम किसी दूसरे चैप्टर की केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली चार्जेस के चैप्टर की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब नेमली बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब। कहते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, दोस्त कह सकते हैं या एसोसिएशन है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक क्लब बनाना चाहते हैं जिसका नाम वो रखना चाहते हैं बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। वो एक एलएलपी एक तरीके से, अच्छा एलएलपी नहीं बोलूंगा, एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाना चाहते हैं। एलएलपी बिल्कुल नहीं बोला, ठीक, सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड ऑफ एलएलपी। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और वो अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हैं विद लिमिटेड लायबिलिटी, और उनका नाम रखना चाहते हैं बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब, ठीक है। टू इम्पार्ट क्लासरूम टीचिंग, और इस पर्टिकुलर क्लब का मेन काम क्या होगा कि वो क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड करेंगे एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग टू ट्रेनी पायलट्स। और जो पायलट्स होंगे जिनको ट्रेनिंग लेनी है उनको वो ट्रेनिंग देंगे फॉर एयरक्राफ्ट फ्लाइट, ठीक है। It was decided to form a limited liability company for charitable purpose under Section 8 of the Companies Act 2013। और इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने डिसाइड किया कि जो ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाएंगे, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, एंड देयर आफ्टर द क्लब विल बी डिसॉल्व्ड and the surplus of assets over the liabilities, if any, will be distributed among the members as a usual procedure allowed under the Companies Act। और ये मेंबर्स कह रहे हैं कि 10 साल तक के लिए तो ये सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे कंपनी को चलाएंगे, और उसके बाद ये कंपनी को बंद कर देंगे, क्लब बंद हो जाएगा। और जो भी सरप्लस होगा, अगर असेट्स का मतलब सरप्लस है अगर ओवर लायबिलिटी, तो वो सरप्लस ये आपस में बांट लेंगे। इज इट अलाउड? क्या सेक्शन 8 की प्रोविजंस आपने पढ़े हैं? सर सेक्शन 8 तो कहता था चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो रही है तो जो उसका पैसा होगा वो मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे बढ़ेगा ही नहीं। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी का जो पैसा कमाया हुआ प्रॉफिट होगा वो कंपनी के ही पर्पस के लिए यूज होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए सेक्शन 8 लाइसेंस्ड कंपनी बनाए? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी तो लाइसेंस के थ्रू बनती है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है पहले। अगर सेक्शन 8 कंपनी अगर कोई बनाता है और सेक्शन 8 कंपनी बनने के बाद क्या वो ऐसा कर सकता है कि उसको 10 साल तक के लिए सेक्शन 8 कंपनी रखे और उसके बाद कंपनी को डिसॉल्व कर दे और फिर उसके बाद जो उसका सरप्लस है वो अपने मेंबर्स आपस में बांट ले? इज इट पॉसिबल? आइए देखते हैं। आपसे यही पूछा गया, एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड एडवाइज द प्रमोटर्स कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब प्रमोटर्स जो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप उनको जवाब दीजिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर इट इज प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए मैंने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, यस, दैट अ पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ लिमिटेड कंपनी। कह रहे हैं वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 कहता है कि पहले आपको प्रूव करना होगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कि अगर कोई पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो एक कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं एज अ लिमिटेड कंपनी, हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट, और उन कंपनी के ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, and intends to apply, most important, to apply its profits if any or other income in promoting its object। कहते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ठीक है, किसी एक सोसाइटल पर्पस के लिए, ये और साथ ही साथ जो आप कंपनी बनाना चाहते हो उस कंपनी में अर्न किया हुआ प्रॉफिट या कोई भी अदर इनकम ऑफ सच कंपनी आप अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च नहीं करोगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ही लगाओगे। एंड
इंटेंड्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। और आप क्लियरली इस चीज की प्रोहिबिशन लगाओगे कि कमाया हुआ प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे मेंबर्स को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू अ लाइसेंस एंड अलाउ दैट पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर ऐसा सब कुछ सही हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकती है। लेकिन ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट्स ध्यान रखने वाली बात है, कमाया हुआ पैसा किस पर्पस के लिए यूज होगा, डिविडेंड जाएगा या नहीं जाएगा, ये सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में लिखा था। अब हम अपने केस पे आते हैं। कहते हैं इन द इंस्टेंट केस, ध्यान से, द डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू फॉर्म अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस अंडर सेक्शन 8 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years and thereafter to dissolve the club and to distribute the surplus of assets over the liability if any amongst the member will not hold good। ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं है, गलत है। Since there is a restriction, कहते क्यों गलत है, क्योंकि there is a restriction as pointed out in point B above regarding application of its profits or other income only in promoting its objects। पहली बात तो साफ इन्होंने मना कर दिया पॉइंट बी में, ऊपर क्लॉज बी में, कि आप कमाया हुआ पैसा तो अपने घर ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि कमाया हुआ पैसा आप अपने ऑब्जेक्ट्स में ही प्रमोट करने में लगाओगे। ठीक है। फर्दर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन द एप्लीकेशन ऑफ द सरप्लस एसेट्स ऑफ सच अ कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 9। और साफ मना किया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि अगर कंपनी कभी वाइंड अप होती भी है या डिसॉल्व होती है अंडर सबसेक्शन 9, तो इन दैट सिचुएशन आप उसका सरप्लस असेट अपने घर नहीं ले जा सकते, मेंबर्स उसका सरप्लस पैसा घर नहीं ले जा सकते। तो जो प्रमोटर चाहते हैं वो तो सेक्शन 8 में क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो प्रमोटर जो करना चाहते हैं कि वो 10 साल के बाद कंपनी को बंद करें और सरप्लस पैसा घर ले जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर द प्रपोजल इज नॉट फिजिबल। इसी वजह से जो प्रमोटर्स का प्रपोजल है वो फिजिबल नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारे केस स्टडीज समझ में आए एंड आई होप कि यू एंजॉयड ऑल द केस स्टडीज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकॉर्पोरेशन चैप्टर। अगली क्लास में वापस से मिलेंगे विद द केस स्टडीज ऑफ मोस्ट प्रोबेबली चार्जेस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे। और प्लीज़ अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ एंड जितने भी ग्रुप्स हैं आपके बच्चों को शेयर करना, जिससे कि इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू उनको पता लग सके कि किस तरीके से केस स्टडीज़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में केस स्टडीज़ की फॉर्म में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय।